Good morning, student. Today, the first part of the chapter number 3, Statistical Economics. The chapter name is Organization of Data. Which chapter? क्या नाम है चैप्टर का? Organization of Data. लास्ट सेकंड चैप्टर में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन द कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा था. कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, इवन प्लानिंग, सैंपल, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, ये पूरे चैप्टर्स में हमने देख लिया. अब उसी पार्ट की एक और कड़ी जोड़ते हैं. उस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. डाटा को ऑर्गेनाइज करना. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज डिफरेंट कंसेप्ट. दिस इज अ नंबर ऑफ 4 चैप्टर, बट दिस इज अ थर्ड चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. डाटा को टैबुलेट करना है, डाटा को प्रेजेंट करना है, डाटा को कॉलम वाइज, सेक्टर वाइज, प्राइमरी, ये सब करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. भाई डाटा को कलेक्ट को किया, पर उसमें ऑर्गेनाइज करना है, उसको पार्ट करना है, उसको टैबुलेशन करना है, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है. ये तमाम चीजें जो आती है उस तमाम चीजों के बारे में हम कहते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. Okay, now my dear student, please listen carefully and understanding the conceptual question and understanding each and everything. So this is the class 11 statistical economic theory part number chapter number 3, organization of data part 1. Okay, so definition. Organization of data is referred to act of the arranging figures such a way a comparison further analysis can be made possible. कोई भी समझ सकता है कॉन्सेप्ट, इतनी आसान है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है? रेफर. क्या के लिए रेफर? टू एक्ट ऑफ अरेंजिंग फिगर. मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ अरेंजिंग फिगर. जैसे आप जानते हो कि पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है. तो ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, इन सच वे दैट कंपैरिजन, हम दो डाटा को कंपैरेटिव कर सकते. जैसे मैंने आपको बोला कि जावरा की पॉपुलेशन और रतलाम की पॉपुलेशन, मुझे अगर कंपेयर करना तो एक कॉलम में मैं जावरा की पॉपुलेशन लूंगा, एक कॉलम में रतलाम की पॉपुलेशन लूंगा. फिर उसको कैटेगरीज करूंगा कि एग्रीकल्चर कितना है, सर्विस कितनी है, वहाँ सेक्टर में सर्विस कितनी है, इस सेक्टर में सर्विस सेक्टर में कितना काम करते हैं, वहाँ इंडस्ट्री कितनी लगी है, वहाँ इंडस्ट्री कितनी लगी है. जब मुझे डाटा को कलेक्ट करने के बाद कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए जो डाटा हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, प्रेजेंटिंग करना पड़ता है. आप बुक में देखते हो, आपने कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो और टेक्स्ट बुक्स में देखो कि आपको वहां पे सिस्टमैटिक चैप्टर नेम, पेज नंबर, सारी चीजें मिलेगी. और इससे हम तुरंत कैच कर सकते कि कौन से चैप्टर पे मुझे जाना है, कौन से पेज नंबर पे जाना है. तो पहला वाला जो इंडेक्स होता है चैप्टर का, बुक का, आप इंडेक्स से ही समझ जाते हो कि इस बुक में कितने पेज है, कितनी इंफॉर्मेशन है, कितना नंबर से कितने पेज है, कितने चैप्टर के लिए कितने पेज दिए गए. कि आप कैसे जान सकते हो? जस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर, कोई भी आप अभी भी आप अपने सामने कोई बुक हो उसको उठा लीजिए और देखिए उसमें इंडेक्स लगे हैं, पेज नंबर दिया है. इसी को ऑर्गेनाइज डाटा कहते हैं. सिंपल बात समझ लीजिए. जो आप बुक में देख रहे हो, जो आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल रहा है, वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव फर्दर एनालिसिस कैन बी मेड इजीली. अब मुझे किसी भी चैप्टर पे जाना है, किसी भी बात को जानना है, तो मैं इजीली जा पाऊंगा. तो इसे कहते हैं फर्दर कैन मेड बी पॉसिबल, इजीएस्ट वे पॉसिबल. क्या एडवांटेज ऑफ
क्लासिफिकेशन क्या एडवांटेज है भाई, कोई भी बताओ, आप बताओ मुझे। अगर मैंने इंडेक्स नंबर किसी बुक में लगे नहीं है तो आप मुझे ढूंढना है कि जैसे मुझे अभी सेंसस 2011 में मुझे जावरा की पॉपुलेशन ढूंढनी है, तो मैं पूरी इंडिया की पॉपुलेशन देखूंगा क्या? क्योंकि अगर उसमें सीक्वेंस नहीं लगी है, उसमें अगर सिस्टमैटिक वे से नहीं बताया गया, तो क्या आप अपने लिए प्रेजेंट कर सकते हैं? खुद बताइए, क्या आप उसमें ढूंढ सकते हैं? कितना टाइम वेस्ट होगा? अगर वही आपको सिस्टमैटिक वे से अगर चैप्टर वाइज पेज वाइज सब मिलते हैं तो तुरंत 1 मिनट के अंदर आप ढूंढ सकते हो। अदरवाइज तो सारी बुक आपको देखनी पड़ेगी, फिर भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो दिस इज द सिस्टमैटिक arrange data to have the proper understanding. So what is the advantage of classification? सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? क्योंकि हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं, चैप्टर वाइज क्लासिफाइड करते हैं, चैप्टर वाइज पॉइंट्स करते हैं, पॉइंट चैप्टर में भी सब पॉइंट होते हैं, उसको हम कैटेगरीज करते हैं, पेज नंबर कैटेगरीज करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव होता है एंड एनर्जी भी सेव होती है। ना तो फालतू की तरह तुम पूरी बुक ढूंढोगे और कॉन्सेप्ट एक पढ़नी है और पूरा बुक तुमने पढ़ लिया और 2 घंटे से वो कॉन्सेप्ट मिली नहीं, ऐसा नहीं है। डाटा को अगर सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो एंड एनर्जी भी सेव कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब तुम बोलोगे यार ऑर्गेनाइज और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है सर? बिल्कुल यस, ऑर्गेनाइज एंड क्लासिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ही क्लासिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन ही डाटा का ऑर्गेनाइज है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। दूसरा, इजी टू फेच इंफॉर्मेशन। मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए मैंने क्विक अरेंज कर लिया। जैसे आप बुक में खोलते हो, मुझे हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है और वहां पे 5 कैटेगरीज में लिखा है कि सिविक्स में इतने चैप्टर है, सिविक्स में 10 चैप्टर, अगर टोटल 40 चैप्टर है तो 4 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद इजी टू फेच इंफॉर्मेशन। मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मैं तुरंत उसको कैच कर सकता हूं। So this is the second advantage of the classification. Easy to draw conclusion and inference. Easy to draw conclusion. अब मुझे क्या क्विक मैं बात बता सकता हूँ कि ये चैप्टर में 10 पेज है और 10 पेज में से इस पेज में ये इंफॉर्मेशन मुझे बताई गई है। तब कैसे बनोगे? क्योंकि उसमें आपको क्या होगा, इजी टू ड्रॉ कंक्लूजन। कंक्लूजन आप तुरंत कंक्लूजन में पहुंच जाओगे कि यार इसमें ये है, इसमें इतना पेज है और इसमें इतनी इंफॉर्मेशन दी है, इसमें इतने पॉइंट्स है और इस पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंस है। आप बता सकते हो। कैसे बता रहे हो? क्योंकि आपने वो डाटा को सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाइड करके ऑर्गेनाइज किया था। ऑर्गेनाइजेशन करके हम इजी टू कंक्लूजन निकाल सकते हैं और इन्फेरेंस भी निकाल सकते हैं। सो 3 मार्क का क्वेश्चन है, बी केयरफुल, एडवांटेज ऑफ द क्लासिफिकेशन। आप कोई भी एग्जांपल देके आप उसको समझा सकते हैं। किसी भी बुक में उठाइए, ये तीनों पॉइंट उठाइए, उसमें ऐड कीजिए, आपको वो तीनों पॉइंट के आंसर मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है भाई? 3 तरह का क्लासिफिकेशन। इवन तो ब्रॉडली माने तो 2 तरह का होता है, एक ज्योग्राफिकल, एक क्रोनोलॉजिकल। अब ज्योग्राफिकल में क्या क्या आता है? द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्टेट, कंट्री, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। हम किस एरिया को क्लासिफाइड करते हैं? देखो, अब हमें जावरा को ढूंढना है तो पहले हमें वर्ल्ड का मैप लेना पड़ेगा। वर्ल्ड में मैप, इंडिया का मैप, इंडिया में मध्य प्रदेश का मैप, मध्य प्रदेश में रतलाम डिस्ट्रिक्ट का मैप, रतलाम में जावरा का प्लेस। तो इस तरीके से जो कैटेगरीज आती है वो किस तरीके से हम ढूंढ रहे हैं और ये हम क्यों कैसे ढूंढते हैं? क्या कहते हैं उसको? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन।
इसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जो क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्या लोकेशन है? स्टेट, कंट्रीज, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट। इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। Okay, understand? Now the second, chronological classification. So chronological classification of data in basis of the occurrence at different time period is called chronological classification. अब कितना सिंपल है मुझे बताओ। अभी बोलता मैं 1919 क्लास 10 में आपने पढ़ा था। 1919 में क्या हुआ था? जालियनवाला मैसेक्योर हुआ था, 20 अप्रैल में हुआ था। ओके, उसके बाद क्या हुआ? 1918 में फर्स्ट 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। फिर 1929 ग्रेट डिप्रेशन आया। फिर 1947 अपना देश आजाद हुआ। 1950 हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। 1966 ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। 69 में अपने देश के 14 नेशनलाइज बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो पीरियड बता रहा हूँ, टाइम पीरियड, क्रोनोलॉजिकल पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। जैसे सम्राट अकबर ने उस समय राज्य किया था, जैसे सम्राट अशोक के बाद मगध राजा आए, फिर पुण्यशुंग आए वगैरह, जितनी भी गवर्नमेंट आई मुगलों के बाद अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट आई, फिर देश आज़ाद हुआ। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे स्टेट को कलेक्ट करके एक यूनाइटेड नेशन बनाया, यूनाइटेड इंडिया बनाया। तो ये चीजें क्यों होती है? इसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डेट, ऑन बेसिस ऑफ डेट एंड डिफरेंस टाइम। डिफरेंस टाइम के आधार पर जो करते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। जो और दो टाइप से, एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। भाई सिंपल है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन बेसिस ऑफ क्वालिटी of attribute the data is called of the qualitative classification। क्वालिटी में क्या होता है मुझे बताओ? गुड्स की क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी, जैसे आटे की क्वालिटी इतनी ऐसी है, डैमेज क्वालिटी का, ये सही क्वालिटी का, ये एकदम ओके है, इसको आप मत यूज करें, ये खराब है, ये डैमेज क्वालिटी का है। जो हम ये कहते हैं ना क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जैसे हमने बोला कि ये ग्रेड का माल इतना अच्छा आता है, बी ग्रेड का ये गुड्स अच्छा है, सी ग्रेड, डी ग्रेड, हम इसे कैटेगरीज करता है। तो इस कैटेगरीज को हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। उस गुड्स की क्वालिटी को समझते हुए हम किसी गुड्स का क्लासिफिकेशन करना, उसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्वांटिटेटिव में आपको जानते हैं कि 1920 में ये घटना हुई, 1920 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1940 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1950 में इतनी थी। जब क्लासिफिकेशन ऑन नंबर बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 किलो, जैसे आपके पास 10 एप्पल है तो कितने ग्राम के कोई एप्पल है? एक तो 50 ग्राम का एक कितना होता है। या हम जैसे आप हर चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे प्याज का है, 1 किलो में इतने प्याज आते हैं, 2 किलो में इतने प्याज आते हैं, 3 किलो में इतने प्याज आते हैं, 4 किलो में इतनी क्वांटिटी आती है। तो हम नंबर ऑफ वैल्यू, the classification of data basis a number of value is a different classes group is known as quantitative classification। तो 4 हुए, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, और इससे पहले हमने ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन एंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 4 पढ़े। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आती है वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बुक में याद रखना। वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या है? अ मेजरेबल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होल वैल्यू चेंज इन ओवर टाइम इज कॉल्ड अ वेरिएबल। एक्स एंड वाई, दिस इज वेरिएबल। मेल एंड फीमेल, दिस इज वेरिएबल। किसी भी तरीके से खेती में भी ले सकते हो, फार्मर लेबर,
दिस इज टू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल क्या है? ये मेजरेबल है, ये काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। हवा को काउंट नहीं कर सकते। हवा, एयर इज नॉट अ वेरिएबल बिकॉज एयर इज नॉट कैलकुलेट। अगर आप स्काई की बात करते हो, आकाश की बात करते हो, तो वो भी तो कैलकुलेट नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स whose value over time, कभी भी हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसकी मेजरेबल है, वो सारी चीजें वेरिएबल कहलाती है। अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक whole value change over time is called of the variable. How many types of variable? How many types of variable? There are two types of variable: discrete and continuous. Discrete and continuous. A variable देखो क्या होता है, दो तरह का है। डिस्क्रीट मतलब इनवैलिड नंबर, और कंटिन्यूस मतलब 1 2 3 4 5 6, और डिस्क्रीट मतलब 2 4 6 8 9, जो एक साथ नंबर नहीं आते, ऑड एंड इवन। डिस्क्रीट का और इवन, कंटिन्यूस इवन, डिस्क्रीट ऑड। Okay, so variable that make whole number as it is value is called of the discrete variable. A variable that takes only whole number and its value. For example, number of people in family, number of students in the class. Okay, so this is the discrete variable. मैं क्या बता रहा हूँ, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? आपने बताया कि मेरे क्लास में सर 40 स्टूडेंट हैं, 6th क्लास में 30 स्टूडेंट है, 5th क्लास में 50 स्टूडेंट है, 9th क्लास में 80 स्टूडेंट है, 10th में 20 स्टूडेंट है, 12th में 10 स्टूडेंट है। ये जो नंबर बता रहा हूं उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। वेरिएबल्स दैट कैन टेक्स होल नंबर एट इट वैल्यू इज कॉल्ड ऑफ द। जब डिस्क्रीट में हम क्या बोलते हैं? एक साथ बोल देते हैं, मतलब आप नंबर क्या करोगे? एक साथ बोलोगे, मतलब टोटल एक सिंगल नंबर में आप बोलोगे, मतलब 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट। मैं रोल नंबर वाइज बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम होल नंबर वाली बात कर रहा हूं। क्लास में कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है, हो गया, फिनिश। ऐसी बात हम करते हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। एंड continuous में a variable that any time within a reasonable limit is called of the continuous variable. एक में कोई लिमिट नहीं होता, दूसरे में लिमिट होता है। जैसे 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1 GB इक्वल टू 1200 MB। तो ये क्या है? ये लिमिट है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। 1 किलो में उतने ही आते, या 1 किलो में 1000 ही ग्राम आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ना कम ना ज्यादा। फिक्स है, वेट फिक्स है, हाइट फिक्स है, 5.6 में इतने सेंटीमीटर आते हैं तो वो फिक्स है, उससे आप चेंज नहीं कर सकते हो। मीटर में इतनी डिस्टेंस आना है तो उतना ही आएगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसको क्या कहते हैं हम? वेरिएबल। सो दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रीजनेबल इज कॉल्ड ऑफ द कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल एज, वेट एंड हाइट। ओके, सो रॉ डाटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा देयर आर? रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा ये होता है कि अ मास डाटा इज क्रूड फॉर्म, इट्स कॉल्ड ऑफ रॉ डाटा। मैंने आपको बोला है जाइए और अपने एरिया में कितने हाउस है गिन के आइए, तो आप गए और फटाफट आपने गिन लिया, सर मेरे हाउस में इतने हाउस। जब आपने ये डाटा कलेक्ट किया तो उसको हम क्या कह सकते हैं? रॉ डाटा। इसको क्या कहेंगे हम? क्योंकि ना हमने उसके ऊपर कोई प्रोसेस की है, ना उसको ऑर्गेनाइज किया है, ना हमें कैटेगरीज की है, ना ही उसके प्रेजेंटेशन किया है, कुछ भी नहीं किया है। जस्ट आपने कलेक्ट करके पेज पर इंफॉर्मेशन लिख के मुझे दे दी कि सर मेरे गांव में 40 घर है, बस ये डाटा मैंने आपने मुझे प्रोवाइडेड किया।
अब आगे की प्रोसेस में बताऊंगा कि फिर आपको कैटेगरीज करना है, मेल कितने, फीमेल कितने, एग्रीकल्चर में कितने लगे हैं, सेकंड ईयर सेक्टर में कितने काम करते हैं, थर्ड सेक्टर में काम कितने करते हैं, फिर उसकी कैटेगरी करो। ये जो मैं प्रोसेस बाद में बताने वाला हूँ उसके रॉ डाटा के ऊपर मैंने प्रोसेस किया है, तो वो रॉ डाटा नहीं होता है, ऑर्गेनाइज डाटा होता है। और जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे दे रहे हो, आप information, you have the information collected on this territory area. This data is called of the raw data. Raw data, it is classified in the form of series. पूरे raw data को एक series में classified किया जाता है। series क्या होती है? It refer to those data are presented in same specific order or sequence. कितना आसान है। सीरीज क्या है? इट रेफर टू दोज डाटा दैट प्रेजेंटेड इन सेम और स्पेसिफिक ऑर्डर एंड सीक्वेंस। ऑर्डर में लगाया, सीक्वेंस में लगा दिया, और उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज। आप कहते हो ना यार ये बुक की सीरीज क्या है, ये सीडी वाली, ये फिल्म की एक साथ एक सीरीज आई है, कंटिन्यूअस आ रही है, तो हम क्या कहते हैं? उसको सीरीज कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। क्या क्या हमने आज पढ़ा इसके बारे में रिकैप कर लीजिए। टाइप्स ऑफ डाटा, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, पहले हमने देखा ऑर्गेनाइज ऑफ डेफिनेशन डाटा की, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिक वे से, सिस्टमैटिक तरीके से उसको अरेंज करना, उसको रॉ डाटा को सिस्टमैटिक वे से अरेंज करने का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन डाटा। इसके एडवांटेज हमने देखे, 3 एडवांटेज है। टाइम सेव करता है, आपको इंफॉर्मेशन क्विक देता है, और कंक्लूजन जल्दी निकालने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकली, chronologically classification, geographically based on location, chronological is based on numerical fact, quantitative is based on qualitative is based on quality of the goods, and quantitative data is based on numerical value. Variables, there are 2 types of variable. It is a discrete and continuous variable. Variables उसे कहते हैं जो मेजरेबल है, काउंटेबल है। उसमें डिस्क्रीट सीरीज आती है जिसमें हमको होल नंबर बताते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, हाउ मेनी मेंबर ऑफ योर फैमिली, सो दिस इज वन, एंड इसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। और कंटिन्यूस सीरीज में हम हाइट वेट का काउंट करते हैं। उसके बाद हमने रॉ डाटा देखा। रॉ डाटा एक मास डाटा होता है, रॉ डाटा एक मास होता है, क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ द सीरीज में आता है। सीरीज की हमने डेफिनेशन देखी, ऑर्डर और सीक्वेंस में रॉ डाटा को एक लिखा जाता है, तो उसको हम सीरीज कहते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तब तक के लिए आप इसको लर्न करें और इसके साथ जो एक्सरसाइज दी है उसको आप अच्छे से इस्तेमाल कर लें।